जो कल क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया था, किसी ने किया उसको? अभी हम लोग जो है करीब 20 क्लासेस आपके हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट किया है। तो सीआरपीसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीआरपीसी, डेफिनेशन क्लॉज, और जो मेन आपके फेसेस हैं सीआरपीसी में, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, इशुएंस ऑफ प्रोसेस, ट्रायल, जजमेंट, जितने फेसेस हैं, तो हर एक के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें जो हैं कर ली हैं। और स्टार्ट किया है इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का पावर किसके पास है, किस सेक्शन में है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर किस में है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे पेश होती है, व्हाट मजिस्ट्रेट और कोर्ट्स हैव अ कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण में मजिस्ट्रेट और कोर्ट की क्या भूमिका, ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो पहलू हैं, पहला सर्च एंड सीजर जो उन्होंने कल स्टार्ट किया, उसका स्टेटमेंट्स पर आएंगे, फिर पुलिस रिपोर्ट पर आएंगे, फिर स्पेशल जो ऑफेंसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है उस पर आएंगे। तो बेसिक जिन लोगों का छूट गया है, नए क्लास में आए हैं, जब हम लोग सीआरपीसी दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी की, जो आप कुछ लोगों की छूट गई हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का सारे टॉपिक्स में लिखा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कितने पार्ट्स में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, वो डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से उन्होंने प्रियम्बल डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया, तो आर्टिकल 12 एंड 13, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 13 में किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं जुडिशियल रिव्यू से, फिर बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोस्पेक्टिव ओवरऑलिंग, सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है फंडामेंटल राइट्स का जो राइट्स वाला पार्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक इज राइट टू इक्वालिटी। तो थोड़ा बहुत कल हम लोग डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जो प्रश्न मैंने एक लिखा था, दिया था, आप लोग किसी ने किया? राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Right to equality given in the Constitution of India has reflection in the social structure। जो भारतीय संविधान का जो सामाजिक संरचना है उसके पृष्ठभूमि में राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट अक्सर आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली सोशल डॉक्यूमेंट। ये किसने कहा था? भारतीय संविधान मुख्यतः एक सामाजिक दस्तावेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सोशल डॉक्यूमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है? भीमराव अम्बेडकर का नहीं है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है बेसिकली इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, उसका कारण ही यही है कि जो इंडियन ऑस्टिन ऑस्टिन जिंदा थे क्या? लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ग्लैनविले ऑस्टिन। तो इंडियन जो सोशल सिस्टम है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसके बैकग्राउंड में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स आपके हैं। और बार बार हम लोग कहते ही हैं कि लॉ इज बेसिकली पार्ट ऑफ कल्चर। लॉ जो है, विधि जो है, वो संस्कृति का पार्ट है। तो संस्कृति के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स पैदा होंगे या जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उसके बैकग्राउंड में ही कोई लॉ बनना है, तभी वो लॉ इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। एनीवे, तो किसी ने आंसर लिखा उसका?
कोई बात नहीं, वी स्टार्ट विद आर्टिकल फंडामेंटल राइट। आपका पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट आपका है, अगर राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको आर्टिकल 14 से 18 के बारे में डिस्कस करना है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है तब आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे आप। तो कुछ बातें मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, लिख लीजिए उसको, कल मैं लिखाया भी था आपको ये। राइट टू इक्वालिटी जो आपका है वो आर्टिकल 14 से 18 में है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू इक्वालिटी जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अमेंडेड ऑल्सो। और जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, जो जस्टिस का कंसेप्ट है प्रियम्बल में आपके, वो राइट टू इक्वालिटी में रिफ्लेक्ट होता है आपका आर्टिकल 14 से 18 में। तो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में दो बातें क्या हैं? जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो जस्टिस का बेसिक मतलब ही इक्वालिटी। कहीं पर कोई चीज न्यायोचित, आप कहते हैं कि यह चीज न्यायोचित है, दैट मीन्स जिसका जो हक है वो उसको दिया गया है, किसी के अगेंस्ट में किसी के पक्ष में वो अलग मुद्दा है। तो जस्टिस का बेसिक, जस्टिस के पीछे बेसिक जो बात है दैट इज इक्वालिटी है। तो जस्टिस, प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ? जस्टिस, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये बात हमारे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में रिफ्लेक्ट होता है। प्रेम्बल अपने आप में लॉ नहीं है। प्रेम्बल के आधार पर यू कैन नॉट डिमांड योर राइट्स और एनीथिंग। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 18 में आप राइट्स डिमांड कर सकते हैं, वो आपका राइट है। तो प्रेम्बल की बातें रिफ्लेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस में। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 टू 18, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन और इट स्ट्रेंथन्स जो प्रियम्बल में अवधारणा दी हुई है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसी को लीगल वैलिडिटी हमारे आर्टिकल 14 से 18 ने राइट इक्वालिटी ने दिया हुआ है। जो फंडामेंटल राइट हमने दिया हुआ आर्टिकल 14 से 18 में, उसके जरिए हम लोग जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अचीव करने का प्रयास करते हैं। और भी प्रोविजंस हैं लेकिन ये भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। फिर क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रियम्बल खोलिए, क्लास में आना है तो सबको बैरेक्ट लेके आना है हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन का और सीआरपीसी का। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो अवधारणा आपके प्रियम्बल में इक्वालिटी का दिया हुआ है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 14 टू 18 जो राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी पर, इक्वालिटी बिफोर लॉ पर कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो आप पहले बताएंगे, पहले यही लिखना है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है, पार्ट 3 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, अमेंड हो नहीं सकता है। और जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस का कंसेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये रिफ्लेक्ट होता है राइट टू इक्वालिटी में ही। राइट टू इक्वालिटी जो 14 में 18 में दिया हुआ है, इसके द्वारा ही वो चीजें हम अचीव कर रहे हैं। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी पहले। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 इज द जनरल लॉ ऑफ इक्वालिटी। जनरल प्रिंसिपल जो है आपका आर्टिकल 14 में दिया हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जनरल प्रिंसिपल है इक्वालिटी का। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 में क्या है, पर्सन, एवरी पर्सन की बात की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, एंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आर्टिकल 14 का जिक्र आप करेंगे। देखिए क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or equal protection of laws within the territory of India. The state shall not deny any person. तो जो मैंने पहले पहले बातें बताई वो लिखने के बाद फिर आपको आर्टिकल 14 के बाद लेना कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का जनरल प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और कुछ है, ये कैसे ऐसे आर्टिकल्स हैं आपको डिट्टो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वही लिखना होगा। लॉ में आपको बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम्स में कहीं पर भी, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है आपका है, आर्टिकल 21 आपका है, जैसा लिखा हुआ वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा अगर आर्टिकल 14 पे सवाल आता है तो, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है। तो आर्टिकल 14 gives the general principle of equality. Article 14 says the state shall not deny any person equality before law or equal protection of law throughout the territory of India. तो ये जनरल प्रिंसिपल इक्वालिटी का आर्टिकल 14 में है, और इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। इक्वालिटी का जो जनरल प्रिंसिपल आपका है, जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, वो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। फिर आप आर्टिकल 14 के बारे में लिख देंगे और फिर बताएंगे कि 15, 16, 17, 18 राइट इक्वालिटी में 14 से 18 आता है। तो आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 दे आर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल है और 15, 16, 17, 18 जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। 15 में क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स सिटीजन्स on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। 5 चीजें हैं इसमें। The state shall not discriminate between its citizens, नागरिक की बात करता है 15, और 14 बात करता है एवरी पर्सन। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो राइट है वो हर व्यक्ति को मिला हुआ, एवरी पर्सन, चाहे वो फॉरनर हो, विदेशी हो, हिंदुस्तानी हो, तालिबानी भी अगर यहाँ पर आएगा आपका तो ही विल गेट दैट प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14। लीगल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, वैधानिक व्यक्ति जैसे कंपनी, या नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग। तो पर्सन जो शब्द आपका आर्टिकल 14 में, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स पर्सन, यहाँ पर्सन का मतलब है फॉरेनर भी, इंडियन भी, नेचुरल पर्सन भी, लीगल पर्सन भी। एक टाटा कंपनी है, एक आपकी रिलायंस की कंपनी है, तो दोनों के बीच में सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, दोनों को बराबर टैक्स में छूट देनी होगी। और इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी का जनरल प्रिंसिपल है। 15, 16, 17, 18 स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। 15 क्या है, सिटीजन्स के लिए, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। ओनली शब्द है आपका, ओनली, केवल, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इनके आधार पर। अगर डिस्क्रिमिनेशन का ये भी आधार है और कोई और भी आधार है तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अभी हम उस पर आएंगे बारी बारी से।
फिर 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक लोक नियोजन में, जैसे आपका पीसीएस देने जा रहे हैं आप, एचजीएस का एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होगी। राज्य, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस भी है उसमें, एक और बढ़ जाता है। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के ऊपर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। और 18, किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा जिससे कि उसका स्टेटस बढ़े, इसलिए हमारे यहाँ सर की उपाधि नहीं दी जाती है। तो कई बार विवाद आता है कि भारत रत्न ये सब ना दिया जाए, इससे स्टेटस बढ़ जाता है, आर्टिकल 18 के अगेंस्ट में है। तो भारत रत्न वगैरह स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये जो आपने देश के लिए किया है उसके बदले में रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। तो राइट टू इक्वालिटी का कभी भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको, जो मैंने पहले बातें बताई, राइट टू इक्वालिटी ये है, पार्ट 4 में है, ऐसे है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तमाम चीज़ें। फिर बताइएगा कि 14 से 18 तक है। 14 में जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, वो लिख दीजिए एक लाइन पूरा आपका। ठीक है। उसके बाद 15 से 18 तक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, फिर सबका एक एक लाइन लिख दीजिए आप। इतना लिखने के बाद देखिए, दो टाइप से सवाल आ सकता है, हम लोग जो भी क्लास में कर रहे हैं बेसिकली फॉर एग्जामिनेशन, तो किस ढंग से एग्जाम में सवाल आ सकता है वो हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ इक्वालिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये बात पहले बता देंगे आप। उसके बाद फिर वन बाय वन, जिसमें कि आर्टिकल 14 को डिटेल डिस्कस करेंगे आप। तो यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। अगर इक्वालिटी के बारे में कोई प्रश्न आता है तो पहले इस बात को बताना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कंसेप्चुअल बातें भी और फैक्चुअल बातें भी हैं। क्लियर है बात ये? नो वन हैज टू, ओके ओके ओके। अब आइए हम लोग आर्टिकल 14 पर आते हैं। तो जहाँ सवाल लिखिए, सवाल जो एग्जाम्स में आता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन with specific relation to equality before law and equal protection of law। भारत में समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करिए, विशेषकर विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण के संदर्भ में। क्लियर है ये प्रश्न आता है आपका। दूसरा प्रश्न आता है क्या, आर्बिट्ररीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। ये प्रश्न खूब आता है। डिस्कस आर्बिट्ररीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। मनमानापन समानता का परस्पर विरोधी है, अर्थात मनमानापन और समानता परस्पर विरोधी हैं। डिस्कस। नेक्स्ट सवाल लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड डिनाइज क्लास लेजिस्लेशन
but allows reasonable classification। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार वर्ग विधायन को मना करता है, लेकिन युक्त युक्त वर्गीकरण की इजाजत देता है। टिप्पणी करें, कमेंट। ये सवाल आता है आपका। और लास्ट आपका है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस as provided in the Indian Constitution। भारतीय संविधान में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, वैधानिक, आप जो सोचते हैं कि ये चीज होगी आगे, एक्सपेक्टेशन। इसका हिंदी वर्ड लिख लीजिएगा आप लोग। विधि का शासन और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस is implicit in the concept of right to equality given in the constitution। अर्थात लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, विधि का शासन और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में निहित है। इतने प्रश्न, इतने एंगल से आप तैयार करेंगे तब जाके राइट टू इक्वलिटी पर सवाल आपका मेन एग्जामिनेशन का सही होगा, और जो प्रीलिम्स में सवाल आएगा वो सही होगा ही आपका। तो पहले जो मैंने बताया आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा आपको, वो डिस्कस राइट टू इक्वलिटी। तो फिर आपको जो मैंने स्टार्टिंग बारे बताएं वो लिखने पड़ेगी। अब अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात करता है तो उस पर आइए आप। आप लिखिए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल 14 में, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, राज्य मना नहीं करेगा। राज्य मतलब कौन सा राज्य, जो डिफाइंड है आर्टिकल 12 में, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा राज्य की परिभाषा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई मतलब जो भी राज्य की परिभाषा में जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है वह मना नहीं करेगा। दूसरा, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। तीसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और चौथा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और पांचवा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अधिकार क्षेत्र में। तो आर्टिकल 14 में सवाल आता है तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये 5 में, स्टेट शैल नॉट डिनाई, कौन सा स्टेट, यहाँ पे स्टेट से मतलब है वह स्टेट जो परिभाषित है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में जितनी भी संस्थाएं आएंगी सब इस आर्टिकल 14 पर अप्लाई होंगे। कोई भी वो संस्था ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा, एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर्सन से मतलब है फॉरेनर भी एंड इंडियन भी। रिफ्यूजीज भी, माइग्रेंट्स भी। इसलिए बार बार सवाल हो सकता है, इस बार सवाल मेंस में आपका है। लिखिए जरा तो,
एक सवाल यहाँ पर, डिस्कस द राइट ऑफ refugees and migrants with reference to Rohingyas and persons migrating from Afghanistan. क्या इनको प्रोटेक्शन देने का बाध्य है स्टेट? ये प्रश्न आएगा आपका, बार बार सुप्रीम कोर्ट में रेज किया जा रहा है। ये जो रोहिंग्याज हैं या जो आपके तालिबान सताए लोग यहाँ पर आएंगे, उनके राइट्स का स्टेटस क्या है? तो आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के आधार पर ही बात करेंगे आप। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है एवरी पर्सन, और आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है पर्सन। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आएगा, बाहरी हो, विदेशी हो, इंडियन हो, कैसा भी हो, तो उसको राइट टू इक्वालिटी का जो हमारे देश में लॉ है वह उनके लिए भी वही होगा जो हमारे लिए अप्लाई होगा। और पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 में है। तो ये एग्जाम में निश्चित समझिए ऑलमोस्ट 100% सवाल आना है, आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में आएगा, लेकिन आपको आर्टिकल 14 का भी जिक्र करना है। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को देना है। स्टेट किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ हर व्यक्ति को देना पड़ेगा देश को। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। एवरी पर्सन है, इंडियन सिटीजन की बात नहीं है। 15-16 में सिटीजन है, लेकिन आर्टिकल 14 में सिटीजन नहीं है, एवरी पर्सन है। तो जब उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो इसका जिक्र हम लोग करेंगे। फिर तीसरा आपका है इक्वालिटी बिफोर लॉ। चौथा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बेसिकली आपको इसी बात को समझना है। तो थोड़ा सा मैंने हिंट किया था आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका क्या तात्पर्य है? तो लिखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है विधि सबके लिए समान होगी। लॉ विल बी सेम फॉर एवरीवन। विधि सबके लिए समान होगी। विधि द्वारा किसी को स्पेशल प्रिविलेज, विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, और सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा। सभी व्यक्तियों को उसी न्यायालय में जाना पड़ेगा। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट हमारा है, उसका बेसिक मतलब यह है कि कानून सबके लिए समान होगा। कानून किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा। जो गलती हम करेंगे, जो गलती वो करेंगे, सबके लिए कानून बराबर रहेगा। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। एंड देयर शैल बी नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनीवन। ये आपको 2 लाइन लिख देना है। And this concept, equality before law, has been taken from England। जो कॉमन लॉ है, जो इंग्लैंड का लॉ है, कॉमन लॉ जिसे बोलते हैं हम लोग, वहां से कंसेप्ट लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है आपका 1948 का, उसमें भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट शामिल है। तो इसके बारे में केवल आपको इतना लिखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सबके लिए कानून बराबर होगा। कानून से किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, और कोई भी गलती करने पर सबके लिए वही कानून लागू होगा। ये इसका अर्थ है।
दिस कंसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम, और वही हमारे संविधान में भी है। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, अभी मान लीजिए कि एक स्टूडेंट क्लास में आज नया आया है, अब क्लास में जो टीचिंग चल रही है सबके लिए बराबर चल रही है, लेकिन क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है? जो स्टूडेंट्स पहले से क्लास कर रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड जानते हैं, टीचर के बारे में जानते हैं, और एक इंटरेक्शन हो चुका है, कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो क्या कहा जा रहा है उनकी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन हो सकता है कि जो नया स्टूडेंट है उसको बातें वो समझ में ना आए क्योंकि फर्स्ट क्लास है, बट टीचर तो एक ही क्लास ले रहा है, तो जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट तो कंप्लीट है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन क्या इक्वालिटी है ये? जो नया स्टूडेंट है उसको बात उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रही होगी, दैट मीन्स he or she has to be given extra treatment, extra attention by the teacher, तब जाके वो बात समझ में। इसलिए मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले होता है, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत बात उनको समझ में आई होगी, हाँ ये हो चुका है, ऐसे ऐसे है। नहीं करने पर फिर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, फिर इक्वालिटी नहीं है, वो जो नया स्टूडेंट के साथ इनइक्वालिटी का है। तो यही हमारा सेकेंड जो पार्ट आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको हम लोग डिटेल पढ़ना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए कंसेप्ट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम। डाइसी का दिया हुआ लॉ है ये, डाइसी का कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात करता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा और किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है, नेगेटिव है नहीं, सबको बस बराबर कानून है, वो भी एक पॉजिटिव बात है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव है उसमें कि सबके लिए एक ही कानून की बात करता है। लेकिन हर परिस्थिति के लोगों के लिए अगर एक ही कानून का प्रयोग आप करेंगे तो वह इनइक्वालिटी को जन्म देगा। अलग अलग परिस्थिति को लोगों के लिए आप एक ही कानून का प्रयोग करेंगे तो वह इनइक्वालिटी को जन्म देगा। इसलिए समाज में अगर व्यक्ति अलग अलग शैक्षणिक स्तर पर है, एजुकेशन लेवल अलग है, फाइनेंशियल लेवल अलग है, एंड अपॉर्चुनिटी, प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर समाज में व्यक्ति या कोई समुदाय अलग अलग स्टेटस पर हैं और उनको कोई चीज पाने के लिए सबके सामने अलग प्रकार का अवसर है, मतलब बराबर अवसर नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब भी सबके लिए आप एक ही अगर कानून बनाएंगे तो क्या हुआ, इक्वालिटी कही जाएगी? वह इक्वालिटी नहीं कही जाएगी। इसलिए जो आपका सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हमारे संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही गई है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट समहाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, वह सबके लिए एक कानून की बात करता है। लेकिन मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, मनुष्य के समुदाय बराबर नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के सामने, हर समुदाय के बारे में के पास चीजों के लिए समान अवसर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर कम है, शहरी क्षेत्रों में अवसर ज्यादा है। अगर किसी को फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो क्या जो व्यक्ति बॉम्बे में रह रहा है और जो व्यक्ति इलाहाबाद में रह रहा है उनके पास क्या बराबर का अवसर है फिल्म में जाने का? नहीं है। इक्वली टैलेंटेड दोनों हैं, लेकिन एक इलाहाबाद में एक मुंबई में रहता है,
तो अपॉर्चुनिटी मुंबई के कैंडिडेट को ज़्यादा है। सेम तरीके जो है सोसाइटी सोशल सिस्टम है, हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, हमारे देश के जो क्षेत्र हैं, भूभाग हैं, नॉर्थ ईस्ट है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है। तो हमारे देश में जो इतने भी भूभाग हैं, क्षेत्र हैं, उनका डेवलपमेंट का स्टेटस अलग अलग है। हमारे देश में जो समुदाय हैं, जातियां हैं, धर्म है, उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट सबका अलग अलग है। तो सबके लिए अगर आप एक ही कानून बनाएंगे तो वह इनइक्वालिटी को जन्म देगा, इक्वालिटी को जन्म नहीं देगा। इसलिए हमारे यहाँ है कंसेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। वो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। यहाँ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है। इसको एक पॉजिटिव कंसेप्ट कहा गया है, सकारात्मक अवधारणा है ये। एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द 14th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपका कंसेप्ट आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस कंसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14th अमेंडमेंट एक्ट है वहां से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी कंसेप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों कंसेप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हैं और इसको भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 14 में शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें, इनका बैकग्राउंड आपको लिखना पड़ेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमारे संविधान में है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसके साथ साथ जो हमारा सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, देश का जो सामाजिक विधि शास्त्र है, इसके अध्ययन के बाद इस प्रावधान को संविधान में रखा गया है। सोशल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो है, सोसाइटी का जो सेटअप है आपका है, उसको दिमाग में रखकर ये कंसेप्ट हमारे संविधान में रखा गया। क्लियर बात है? अब इसका अर्थ क्या है, लिखिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स दैट equals should be treated equally and not that unequals should be treated equally. Equal protection of law विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि बराबर व्यक्तियों के लिए एक कानून होगा, ना कि असामान्य व्यक्तियों के लिए भी एक ही कानून होगा। अर्थात एक परिस्थिति के लोगों के लिए एक कानून होगा, अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग कानून होगा, तब इक्वालिटी आएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब भी है कि एक राइट टू इक्वालिटी को देना, लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग कानून बनेगा, तभी आप कह सकते हैं कि लॉ का सबको समान संरक्षण प्राप्त है। जो लोग शरणार्थी बन के आ रहे हैं तालिबान से हमारे यहाँ, उनको सरकार को उनके लिए विशेष कानून बनाना पड़ेगा। उनको घर के लिए, उनको रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा लॉ बनाकर उनको संरक्षण देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई जो वहां से आ रहे हैं उनको तो आप जमीन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खाने पीने हमको नहीं दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनका सर्कमस्टांस अलग है, आपका सर्कमस्टांस अलग है। तो इक्वल टू अचीव इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ मोर पॉजिटिव कंसेप्ट। इसका अर्थ ये होता है कि एक परिस्थिति के लोगों के लिए एक कानून होगा। इनइक्वालिटी तब आएगी जब एक परिस्थिति के लोगों के लिए आप अलग अलग कानून बनाए, तब वो कहा जाए कि अनइक्वल ये आपका लॉ है। अलग अलग परिस्थिति के लोग हैं तो अलग अलग कानून बनाना संवैधानिक है, एज पर द आर्टिकल 14 है,
और राइट टू इक्वालिटी को ही प्रदान करने के लिए है। ठीक है बात ये। अब एक केस लॉ लिखिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली। The Supreme Court held that both the concepts are complementary to each other। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के पूरक हैं। और पहली अवधारणा इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहली अवधारणा के उल्लंघन होने पर दूसरी अवधारणा का उल्लंघन स्वतः ही हो जाएगा। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। The court held that like should be treated alike and not that unlike unlike should be treated as alike। क्लियर बात है। रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जैसे लोग के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, ना कि अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। क्लियर है ये? तो दो बातें क्लियर आपको ये है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ क्या है, एक पैराग्राफ लिख लेंगे आप। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या अर्थ है वो भी लिख लेंगे आप। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट से लिया गया है। प्लस आखिर ये लॉ है क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आपको दो लाइन लिखना पड़ेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसलिए कि व्यक्ति और मनुष्य या समुदाय अलग अलग स्तर पर होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। तो जब अलग अलग परिस्थितियों में है तो अगर उनमें समानता लानी है तो उनके लिए अलग अलग कानून बनाना ही होगा। तो अलग अलग परिस्थितियों के लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे आप, तभी समानता आएगी। और अलग अलग परिस्थितियों में लोग क्यों हैं, क्योंकि हमारे देश का सोशल सिस्टम ही ऐसा है। सदियों से जो जाति व्यवस्था चली आ रही है, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, जो प्रियम्बल लिखा हुआ है स्टेट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, वो नहीं है। हमारे देश के समाज में हर समुदाय का स्टेटस एक जैसा नहीं है। हर समुदाय के पास प्रॉपर्टी के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी में बराबर का अवसर नहीं है। उसी को बराबर करने के लिए, वो तो पास्ट की बात है, उसी को बराबर करने के लिए अलग अलग परिस्थिति लोगों के लिए अलग अलग लॉ बनाना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी आएगी। इसी का ही ऑफशूट है, इसी का ही आधार है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन
सकारात्मक भेद नीति। जो हमारे देश में आरक्षण नीति है वह सकारात्मक भेद नीति है। भेदभाव करना हमेशा नकारात्मक होता है, लेकिन जो आरक्षण है, जो भेदभाव किया जाता है आरक्षण द्वारा, वो सकारात्मक उद्देश्य के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए है। तो आर्टिकल 14 में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसका अर्थ आपने समझ लिया, ये अर्थ है। उसका आधार क्या है? अनइक्वल लेवल ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए अलग अलग कानून चाहिए, तभी समानता आएगी। आपके सामने रिफ्यूजीज हैं तालिबान के साथ, जो लोग वहां से आएंगे अफगानिस्तान से, उनकी परिस्थिति एकदम अलग है। बाढ़ पीड़ित की परिस्थिति एकदम अलग होती हैं, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। स्पेशल लॉ के जरिए चीजें दी जाती हैं। तो जब ये बात आएगी तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जो अगला जो पहलू आपका है लीगल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज डज नॉट अलाउ क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। भारतीय संविधान वर्ग विधायन को मना करता है, डिनाइज क्लास लेजिस्लेशन, बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, लेकिन युक्त युक्त वर्गीकरण की इजाजत देता है। ये प्रश्न अक्सर आता है। तो ये जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसी का ही परिणाम है। तो क्लास लेजिस्लेशन तो मना करता है। क्लास लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाकर आप अलग अलग वर्ग नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए, अगर वर्गीकरण का कोई युक्त युक्त कारण है तो आप युक्त युक्त वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लास लेजिस्लेशन से बेसिक मतलब यह है कि आप लोगों में मनमाने ढंग से भेदभाव करके वर्ग नहीं बनाएंगे, क्लास लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन इक्वलिटी लाने के लिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने के लिए मना हमारा संविधान नहीं करता है, युक्त युक्त वर्गीकरण की इजाजत देता है। तो जो आपका कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस पर सवाल कभी आएगा तो आप बोलेंगे कि दिस बेसिकली कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो विधि का समान संरक्षण है उसी का ही ये देन है कि क्लास लेजिस्लेशन वर्ग आधारित विधायन मना है, लेकिन युक्त युक्त वर्गीकरण कर किया जा सकता है। लेकिन अब है क्या ये चीज? देखिए, इसका अर्थ यह है कि मनमाना या बिना आधार के लोगों के बीच में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लोगों को अलग अलग वर्ग बनाकर कानूनी, मतलब कोई अलग अलग वर्ग बनाकर उनके लिए अलग अलग कानून नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर युक्त युक्त वर्गीकरण है, इसकी क्या परिभाषा है युक्त युक्त वर्गीकरण की? लिखिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन मीन्स, पहला, when classification is based on intelligible differentia, मतलब जब वर्गीकरण बुद्धि का प्रयोग करके किया जा रहा है, विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दूसरा, उस वर्गीकरण द्वारा
जो उद्देश्य पाना चाहता है कानून, उस उद्देश्य में और उस वर्गीकरण में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये बात आपको समझनी है, फिर समझाता हूं आपको। क्लास लेजिस्लेशन मना है, युक्त युक्त वर्गीकरण अलाउड है भारतीय संविधान द्वारा। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है मनमाने ढंग से व्यक्तियों को, समुदायों को वर्ग में बांटकर उनके लिए अलग अलग कानून बना देना। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, युक्त युक्त वर्गीकरण कर सकते हैं। युक्त युक्त वर्गीकरण का अर्थ क्या है? युक्त युक्त वर्गीकरण, कोई भी वर्गीकरण युक्त युक्त रीजनेबल है, उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहली चीज, वह वर्गीकरण बुद्धि का प्रयोग करके किया गया है। दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। वह वर्गीकरण मस्तिष्क का प्रयोग करके, मतलब बुद्धि का प्रयोग, सोच समझ कर वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा, उस वर्गीकरण से जो आप उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में और जो वर्गीकरण किया, जो वर्ग आपने बनाया है, उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप रिजर्वेशन को ले लीजिए। आपने वर्गीकरण कर दिया कि भाई ये 4-5 जातियां हैं, तो आपको अलग अलग कानून बनाना है, आरक्षण देना है। तो जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, वो आपने ग्रुप बना दिया, तो बाकायदा आपने एक आधार बनाकर, एक बुद्धि का प्रयोग करके एक वर्ग बना दिया। अब इस वर्ग के लिए अब अलग कानून भी बना रहे हैं। तो जो आप कानून बना रहे हैं और इस वर्गीकरण में आपस में सामंजस्य है कि नहीं है। तो आरक्षण दे रहे हैं, उद्देश्य है इनका अपलिफ्टमेंट, उस वर्ग का विकास उद्देश्य है। तो उद्देश्य है विकास करना, उद्देश्य है, और वर्गीकरण करके आपने विशेष अधिकार देने के लिए सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा वर्ग ले लिया है, और दोनों में ऑब्जेक्टिव आपका मिल जा रहा है। उद्देश्य विकास करना, सबसे पिछड़ा वर्ग ले लिया आपने, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। यहीं पर क्या होता है, आपने वर्गीकरण किया, लेकिन समाज का जो सबसे अगड़ा वर्ग है, जो सबसे विकसित है, आपने उसको ले लिया वर्ग बनाकर, और उद्देश्य विकास करना। तो यहाँ पर आपस में नेक्सस नहीं है, वो समुदाय तो ऑलरेडी विकास कर चुका है। तो एक दो बार और डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। तो क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइज क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बार बार सवाल आता है। इसका बैकग्राउंड आर्टिकल 14 में है, और जो कंसेप्ट आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उससे यह निकला हुआ अवधारणा है। इसमें आप देखिए, केस लॉ लिखिए। इसमें दो केस लॉ आपके हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, और दूसरा आपका है रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। तो जो आपका ये कंसेप्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइज क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक सवाल आता, बोले कि हाँ, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसका बैकग्राउंड ये निहित है आर्टिकल 14 में, इसमें कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कंसेप्ट दिया गया है। और ये इसलिए हमारे संवैधानिक माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक परिस्थिति के लोगों के लिए एक नियम होगा, लेकिन अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग नियम होगा। तो अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए जब अलग नियम बनाएंगे, तो अलग परिस्थिति के लोगों को आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, एक वर्ग बनाना पड़ेगा अलग से,
ये लोग इस परिस्थिति में है, तो उनके लिए अलग लॉ बनाना पड़ेगा। तो जो वर्गीकरण कर रहे हैं और जो लॉ बना रहे हैं जिस उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, आपस में एक नेक्सस होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण का आधार कुछ और बनाया आपने और उद्देश्य कुछ और है, आपस में मेल नहीं खाता है, तो वह नहीं माना जाएगा। और फिर आप केस लॉ का जिक्र कर दीजिए, दो कंडीशंस हैं वो लिख दिया आपने। क्लियर है बात ये? अब एक प्रश्न लिखिए जरा, तो एक प्रॉब्लम लिखिए। भारत सरकार ने, एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर दीजिएगा। भारत सरकार ने सैनिकों की पेंशन के लिए, भारत सरकार ने सैनिकों की पेंशन के लिए 1 जनवरी 1990 तिथि निर्धारित की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया chose 1 January 1990 for the purpose of giving pension to the retired persons of forces, और यह निर्धारित किया कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व के लोगों को 1,000 पेंशन मिलेगी, 1,000 रुपए। और 1 जनवरी 1990 के बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये प्रॉब्लम, ये फैक्ट्स हैं। देखिए, दिस पेंशन स्कीम वाज चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। इस पेंशन स्कीम को न्यायालय में चुनौती दी गई। डिसाइड, अब आपको डिसाइड करना है ये पेंशन स्कीम सही है कि गलत है। फैक्ट्स क्लियर हो गया आपका? भारत सरकार ने पेंशन स्कीम बनाई, रॉन्ग क्यों है? नहीं, रिजर्व क्राइटेरिया मतलब से क्या मतलब है भाई? लॉ तो बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 1 जनवरी के लिए इतना है, इसके बाद कितना है? लॉ तो एकदम क्लियर कट बना दिया कोर्ट ने, मतलब सरकार ने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सरकार ने कि 1 जनवरी के पहले ऐसा है, 1 जनवरी के बाद ऐसा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन तो कोर्ट ने किया नहीं, ना ही किसी को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात है। नहीं, वाई दैट स्पेसिफिक, करेक्ट, बात सही है, लेकिन क्या दिक्कत है इस पे? भाई आखिर कोई तो डेट चूज की जाएगी ना। पीसीएसजे के बैठने की तिथि, जो जिन लोगों का जन्म 1 जनवरी 2021 के पहले हुआ होगा उनको पीसीएस में नहीं बैठने दिया जाएगा, पीसीएसजे में। उसके बाद भाई कोई डेट चूज करना पड़ेगा ना। इस पर आप लोग सोचिएगा और इसका उत्तर लिखकर लाइएगा। ओके, ठीक है। आर्बिट्ररी क्यों है, इस बात को सोचना है। तो इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट हमारे यहाँ है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। 14 में जनरल प्रिंसिपल्स हैं, 15 में स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, पार्ट 3 में है। इसके बाद आर्टिकल 14 है, उसमें 5 बेरेट को ब्रेक करेंगे आप, पर्सन, स्टेट करके। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में 4-5 बातें हैं, फैक्चुअल बातें लिखेंगे आप। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को आपको ढंग से समझना है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में एक एस्पेक्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लिखिए जरा तो। डिस्कस द फॉलोइंग कंसेप्ट्स and principles with respect to equal protection of law given in Article 14 of the Constitution of India.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण की जो अवधारणा दी गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके पृष्ठभूमि में केस लॉ के जरिए निम्नलिखित सिद्धांतों की व्याख्या करिए। क्लियर बात? पहला, द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मनमानेपन का सिद्धांत। और तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत। ये तीन चीजें आपको समझनी है। इस पर के प्रश्न आते हैं डायरेक्टली ऐसे करके। तो ये टॉपिक हम लोग फिर से कल करेंगे, और फिर सीआरपीसी का जो सेक्शन 93 से लेकर 105 तक का वो भी कल करेंगे। तो आर्टिकल 14 के बारे में पिछले जो वर्षों में प्रश्न आए उसका आंसर लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग। कुछ बातें फैक्चुअली समझ लीजिए और फैक्चुअली रट लीजिए, ये बातें एग्जाम में लिखनी है हमको। दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहाँ से लिया गया है, किससे है, कैसे कैसे है, कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। तीन ही प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, और तीसरा ये, इनका क्या अर्थ है और इनके क्या मेजर केस लॉज हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में दो मेजर केस लॉ हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली एंड डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। और नेक्स्ट वाले में आपके ईपी रोयप्पा केस है, मेनका गांधी केस है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस है। तो ऐसे करके 4-5 केसेस समझना बेसिकली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आपको समझना यह है कि क्लासिफिकेशन अलाउड है। तो पहली चीज़, जो वर्गीकरण, जो क्लास बनाया जाएगा, सरकार जो क्लासिफिकेशन कर रही है, उस क्लासिफिकेशन बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए, तब जाके क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आपने सोच समझ के वर्ग छांटा है, प्लस जो अलग कानून उनके लिए बनाने जा रहे हैं आप उस वर्ग के लिए, तो उस कानून में और उस वर्गीकरण में आपस में नेक्सस संबंध है कि नहीं है। उस वर्ग जो आपने बनाया है और जो नया कानून बना रहे हैं, उससे जो उद्देश्य आप प्राप्ति चाहते हैं, क्या उस वर्ग के लिए वो उद्देश्य प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इस बात को समझना है उस प्रिंसिपल में। और सेकेंड में आपका आर्बिट्रेरीनेस, मनमानापन। आर्बिट्रेरीनेस इज एनीथिंग डन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, किसी भी चीज को बिना बुद्धि का प्रयोग करके निर्धारित कर, दैट इज आर्बिट्रेरीनेस। इसीलिए आप देखेंगे कि सारे लॉ खत्म हो चुके हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सारे चीज केवल इक्वालिटी पर डिस्कस होता है। अब सारे फंडामेंटल राइट, सारे लॉ खत्म। अगर कोई एक्शन आर्बिट्ररी है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं वहां पर। इलाहाबाद में डीएम ने पारित कर दिया आदेश कि कोई भी आनंद भवन के सामने से नहीं जाएगा, ये लॉ बना दिया, सबके लिए बराबर है, कोई नहीं जाएगा। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ लॉ का उल्लंघन कहाँ है, जब सबके लिए एक ही लॉ बना दिया है। लेकिन तब भी इसको आर्टिकल 14 के आधार पर स्ट्रक डाउन, रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए कि लॉ मनमानापूर्ण है। बिना बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा लॉ पारित करके क्या उद्देश्य चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या समाज या देश का हित होना है उसमें, इस बात समझना पड़ेगा आपको। तब जाके आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे भी सवाल जो आना है इस बार आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a)
और आर्टिकल 21। इन 3 में से 2 सवाल आपके आने हैं फंडामेंटल राइट्स में से, और 2 सवाल आपका 2 पार्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब में से आना है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है उसका आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। किसी को कुछ पूछना है आज? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ पूछिए, आराध्य बोल के बोलिए। Sir, हाँ। in the case what you told, Ramakrishna Dalmia versus Justice Tendulkar. हाँ Sir, can a case be filed against a judge as the name suggests, Justice Tendulkar? यानी देखिए, अगेंस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि हाई कोर्ट से प्रमोट होना सुप्रीम कोर्ट में उनको ना प्रमोट किया गया हो, या वो रिटायर हो चुके हों। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस लगता है। समझ रहे हो Okay, बात sir. आप? तो उसमें उस नाम पर Yes. मत जाइए आप। जस्टिस तेंदुलकर हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कोई मुकदमा किया हो किसी ने, ठीक है ना? Sir, but after retirement, then it is also abolition यानी as it आफ्टर is रिटायरमेंट तो special हो ही जाएगा। name. अगर आपने कोई गड़बड़ी Sir, की है, like, यानी sir, you said that Bharat Ratna is awarded because it is recognized by the state. हाँ But हाँ, the justice, it is a title. If it is given after retirement, then it is a title, justice. यानी जस्टिस लिखा रहता है, वो आपको एक रैंक मिल चुका है। जैसे आर्मी के लोग भी हैं, कोई भी हो, जो एक बार रैंक मिल गया रिटायरमेंट के बाद भी वो रैंक रहता है। तो ऐसा कोई स्टेटस नहीं है। जस्टिस तेंदुलकर कहने की वजह से जस्टिस को कोई स्टेटस नहीं दे दिया जाता है। लॉ से कोई ना कोई स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है ना? लॉ कोई स्टेटस नहीं देता है, बाकी आप लोग सम्मान करते हैं वो अलग बात है। और कोई? एनीवन? ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। कल इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के लाइएगा, ताकि बात समझ में आएगी। आर्टिकल 14 जो मैंने लास्ट में सवाल दिया है उसको आप लोग लिख कर लाएंगे, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात और समझ में आएगी फिर। ओके।